तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। देखते ही देखते इस मूवमेंट ने अमीर से लेकर गरीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक कर दिया था। धीरे धीरे ये मूवमेंट मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा था। इस मूवमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई और समवेयर सक्सेसफुल भी हुए, बट सिर्फ एक इंसिडेंट के चलते इस मूवमेंट को पूरी तरीके से एंड करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने के रीजंस क्या थे। तो पहला था रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के बीच बढ़ती यूनिटी देख के 1917 में जस्टिस सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी अपॉइंट करती है, जिसका मेन फंक्शन था बढ़ती हुई यूनिटी और रिवोल्यूशनरी क्राइम को दबाना। समवेयर मॉडरेट्स और रेडिकल्स के यूनिफिकेशन के बाद नेशनल मूवमेंट को एक ग्रेट मोमेंटम मिल चुका था और यही देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट टेंशन में आ गई। तो आइए देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के प्रोविजंस क्या थे। पहला ये था कि पुलिस किसी भी बंदे को बिना वारंट के ढूंढ सकती है और पकड़ भी सकती है। दूसरा, जो लोग भी इस एक्ट के अंडर पकड़े जाते हैं उनको मैक्स 2 साल की जेल हो सकती थी। तीसरा, कोई भी लीगल प्रोसीजर उस बंदे को बचाने के लिए नहीं लिया जा सकता था। ना तो कोई अपील होती थी, ना दलील और ना ही कोई वकील। इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया। उसके साथ साथ उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई और उनका मानना था कि वो ब्रूट फोर्स हैं और हम सब सोल फोर्स। इसीलिए 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल बुलाई, बट समवेयर ये सत्याग्रह पुलिस की फायरिंग से दबा दिया गया। हर जगह हिंसा भड़क चुकी थी और मिलिट्री या मार्शल लॉ लग चुका था। दूसरा इमीडिएट रीजन था जलियनवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919। तो बात ये थी कि 6 अप्रैल को अमृतसर में हड़ताल बुलाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले 2 लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू को गांधी जी के साथ अरेस्ट कर लिया गया था और इनका प्रोटेस्ट करने के लिए 13 अप्रैल को लोग जलियनवाला बाग में असेंबल हुए थे। जनरल डायर, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जनरल रैंक पे थे, वो अपनी बटालियन को ले गए जलियनवाला बाग पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी फोर्स के साथ डायर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। डायर ने अपनी ट्रूप्स के साथ जलियनवाला बाग के सिंगल ओपनिंग डोर को ब्लॉक कर दिया था। यहाँ तक ब्लॉक ही नहीं किया था, उनके जो ट्रूप्स थे उन्होंने बाग को पूरी तरीके से सराउंड कर लिया था कि कोई भी अंदर से बाहर ना जा सके। उन्हें गांधी जी की नॉन वायलेंस पॉलिसी पे पूरा यकीन था कि उन्हें कुछ नहीं हो पाएगा, पर उन बेचारों को क्या पता था कि डायर अपने ट्रूप्स को शूटिंग ऑर्डर दे देगा। न जाने इस ऑर्डर के बाद कितने निहत्थे लोगों की जान चली गई। अगर ऑफिशियल डेटा की मानी जाए तो 380 लोगों की जान चली गई और ऐसा माना जाता है कि असलियत में यह आंकड़ा 3 गुना भी हो सकता है। इस इंसिडेंट के बाद ये बात पूरे देश को जब पता लगी तो पूरे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड बढ़ गई। यहाँ तक बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड के टाइटल को भी ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया। तीसरा रीजन, द खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर टर्की ने सेंट्रल पावर ज्वाइन कर ली, जो कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था। सेंट्रल पावर की बुरी तरीके से हार हो गई, जिसमें जो सुल्तान थे टर्की के या खलीफा, जो कि सारे मुस्लिम उन्हें रिलीजियस हेड मानते हैं, उनकी टेरिटरीज को छीन लिया। और एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, जिसकी वजह से बाकी मुस्लिम ब्रिटिशर्स पर गुस्सा थे। इंडिया में ये मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था। आइए देखते हैं डिमांड्स क्या थी खिलाफत की। पहला तो ये था कि खलीफा को मुस्लिम की होली प्लेसेस पर कंट्रोल मिलना चाहिए। दूसरा, टेरिटरी एडजस्टमेंट के बाद उनके पास इनफ टेरिटरीज बचनी चाहिए। अब देखते हैं खिलाफत के प्रोग्राम्स क्या थे। ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे, पर काउंसिल का बॉयकॉट और आर्मी ज्वाइन करने से मना करना कुछ इंपॉर्टेंट थे। इंडिया में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। 1919 में बॉम्बे में ये फाउंड की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सुल्तान की खोई हुई पोजीशन को रिस्टोर करना। दूसरा, गवर्नमेंट को चीज़ों के प्राइस कम करवाने के लिए प्रेशराइज कर। तीसरा,
उन लोगों को सजा दिलवाना जो कि पंजाब के एट्रोसिटीज़ के पार्ट थे। पर यह खिलाफत मूवमेंट भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और फेलियर साबित हुआ, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम टर्की के इंटरनल रिवॉल्यूशन से ही सही हो गई थी। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। आइए देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम क्या थे। वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट हैं, बट बॉयकॉट ऑफ काउंसिल, कोर्ट, फॉरेन गुड्स और अडॉप्शन ऑफ खादी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते ही देखते इस मूवमेंट ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि इंडिया को जल्दी उसकी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा, और वो कौन सा इंसिडेंट था जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ जिसने इस मूवमेंट को सस्पेंड करवा दिया। तो अगर आपको ये जानना है तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर।